घर में मैं और मेरा ससुर ही हुआ करते थे और एक नौकरानी होती थी जो कि मेरे साथ सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही लगी होती थी। मैं हैरान थी कि ये कैसे हो गया। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह पर सुला दिया और कमरे में छुप गई। अभी कुछ ही देर हुई थी, मेरा ससुर मुझे समझकर नौकरानी के साथ। आज भी मेरे पेट पर वही स्याह निशान था। मुसलसल 20 दिन से रोज मेरे पेट पर स्याह निशान नजर आ रहा था। काली स्याही का निशान में बहुत परेशान सी हो गई थी। कौन था जो रात में ये निशान मेरे पेट पर लगाता था? मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा कि शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज मेरे पेट पर मुझे नजर आ रहा था। अब तो मुझे कुछ तशवीश सी होने लगी थी, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर। मेरे घर में मेरे अलावा बस 2 ही नफूस थे, एक मेरे ससुर, दूसरी एक मुलाजमा लड़की जो कि तकरीबन मेरी ही उम्र की थी। बात कुछ यूं है कि मेरी शादी के चंद दिन बाद ही मेरे शोहर को वापस बैरून मुल्क जाना पड़ा, क्योंकि वो वहीं जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर ही थे। सास का पहले ही इंतकाल हो चुका था और मेरे शोहर इजाज अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, लेकिन जॉब बैरून मुल्क करते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीजा लगवाकर तुम्हें भी बाहर बुलवा लूंगा। मैं अपने शोहर के जाने पर बहुत उदास थी। घर में एक ही नौकरानी थी जो दिन रात वहीं रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर ही अकेले होते थे। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसलिए मेरी शादी से चंद दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई, जो कि हर काम करती थी और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वो भी नौजवान लड़की थी। पहले पहल तो मेरे ससुर का ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लॉन्ज में टीवी देखकर, लेकिन लॉन्ज में भी वो तभी आते थे जब इन्हें नाश्ता या खाने की तलब होती थी। मेरे ससुर बहुत ही मोहतात और वहमी किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते तो 15 मिनट तक हाथ ही धोते रहते, फिर बार बार अपने हाथों को सूंघते और कहते पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। मुझसे वो ज्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते थे, वरना आवाज ना देते। मैं पूरा दिन इस मुलाजमा से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। इजाज से भी मेरी हर 2 दिन के बाद बात हो जाती थी। मैं हर बार इनसे अपने वीजे का जरूर पूछती, लेकिन वो यही कहते कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं मुलाजमा से अपने ससुर के कमरे में सफाई करने का कहती, वो कतराने लगती। कहती थी बाजी आप भी मेरे साथ चले, मुझे बड़े मियाँ से बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बेड की चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कई बार झाड़ू दिलवाते रहते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती। मैं मुलाजमा की बात पर हंसने लगी और कहती कि वो कुछ वहमी है। तो कहने लगी नहीं नहीं बीबी जी, मुझे तो ठरकी लगते हैं, नजरें अच्छी नहीं है इनकी। बड़े मियाँ आपको पता है कल मुझसे कहने लगे इतनी गर्मी है, मेरे कमरे में नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार के काम कर लेना। मुझे इस मुलाजमा की ये बात कुछ अजीब सी लगी। इसे तो मैंने कह कर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी जाने भी दो बाजी, हमने सारी जिंदगी तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नजरों को अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहकर वो किचन में चली गई। मैंने इस बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीबोगरीब सा था। आखिर कौन है जो ये स्याह धब्बे मेरे पेट पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं देर तक जागती रही। मेरी मुलाजमा लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाए सोती थी। रात 2 बजे तक तो मैं जागती रही, लेकिन फिर मुझ पर नींद का गलबा तारी हो गया। पूरा दिन घर के कामों में लग के मैं पूरी रात जागने से तो अब रही। एक बार जब मैं अपने ससुर के कमरे में इन्हें चाय देने के लिए गई तो मेरे होश उड़ गए। वो काली स्याही को उंगली में लगाए एक खाली सफे पर कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच रहे थे। मैं तो इन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। जब इनकी मुझ पर नजर पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई, फिर मुझे देखकर गुस्से से बोले तुम बिना इजाजत क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई कि दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत मिलने पर अंदर आते हैं? पहली बार इन्होंने मुझे इस लहजे में कहा, मेरे तो रंग ही फक हो गए। मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनों का ये आलम था कि जैसे सीना शगाफ करके बाहर ही आ जाएगा। मुझे अपने पेट पर लगा ये स्याह निशान जहन में घूमा तो क्या वो निशान मेरे ससुर? ये ख्याल आते ही मेरे अंदर से तो रूह फना होने लगी। इतनी गैर मुनासिब बात थी, मुझे सोचते ही झुंझरी सी होने लगी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार कर रही थी, वो मेरे बाप की जगह है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन एक अटल हकीकत थी कि मेरे पेट पर स्याह निशान होता था और मेरे ससुर भी रंग की स्याही में उंगली डुबोए सफेद कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर मुलाजमा के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो अपने ध्यान बर्तन धो रही थी। वो इसके इतने करीब थी कि शायद ही चंद इंच का फासला हो। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। इसका मतलब है कि मुलाजमा इस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर की नजर और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि अब्बा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज पर बुरी तरह से हड़बड़ाए। मुझे किचन में देखकर कुछ बदहवास से होने लगे। मेरी आवाज पर वो मुलाजमा बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर की आमद से बेखबर थी। बड़ी नाफहम नजरों से हम दोनों को देख रही थी। मैंने मुलाजमा को फुल वक्त नजरअंदाज किया और ससुर से किचन में आने की वजह पूछने
लगी। वो कहने लगी कि मैं इस मुलाजमा की छुट्टी करवा दूंगा, ये झाड़ू देकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। मुलाजमा परेशान सी हो गई, कहने लगी बड़े मियाँ क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, इसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे ससुर तो इस मुलाजमा लड़की से बहस पर उतर आए, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं क्या, तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती हो। ये तो मैंने आज देख लिया, वरना न जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद मुलाजमा से बात कर लूंगी, लेकिन वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगे, कहने लगे तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूं। मेरा बेटा परदेश में ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर के पैसे भेजता है और ये लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धोगी। इस लड़की के हाथ में मैंने बर्तन देखे तो इसे धक्कर देकर निकाल दूंगा। गुस्से से ये कहते वो किचन से निकल गए। मुलाजमा तो रोने लगी, कहने लगी मुझे यहाँ काम नहीं करना, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी जो ये बड़े मियाँ मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी, मैंने इसे अपने साथ लगाकर चुप करवाया। मैं ससुर के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी, कम से कम मुझे ये हौसला था कि एक और खातून मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से नहीं निकल पाई थी कि मेरे पेट पर काली स्याही का निशान आता कहाँ से है और एक मुलाजमा कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने मुलाजमा से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ न लगाने, मैं खुद धोऊंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से मुलाजमा को राजी करके किचन से बाहर निकाला कि लाउंज में मेरे ससुर मेरे शोहर से फोन पर बहस कर रहे थे कि वो मुलाजमा को घर से निकाल देंगे, लेकिन मैं अभी सोच चुकी थी कि मियाँ से साफ कह दूंगी कि मुलाजमा को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी। मैं एजाज से भी कह दिया कि मुलाजमा अगर घर से गई तो मैं भी वह के चली जाऊंगी। अब्बा को बर्तनों से मसला है तो मैं खुद धोऊंगी। मेरे मियाँ ने अपने वालिद को न जाने कैसे समझाया कि अब वो बहस नहीं करते थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी। अभी मैं कुछ देर आराम के लिए किचन से अपने कमरे में जाने लगी तो मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे ये मुलाजमा मेरे कमरे में नजर ना आए, आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। ये सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी ससुर गुस्से में है, 2-4 दिन काम कर देती हूँ फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि इनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब ससुर के कमरे में दस्तक देकर अंदर गई ताकि इनके कमरे में सफाई कर दूं तो फिर से काली स्याही में उंगली डुबोए एक और सफेद कागज पर आड़ी सी लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा अब्बा मैं सफाई कर दूं तो कहने लगा हाँ कर दो। मैंने इनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो मुसलसल मुझे ही देख रहे थे। एक लम्हा भी इन्होंने मुझसे नजरें नहीं हटाई थी और अगर यूं टिकटिकी बांधे देखते तो आप कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकते। मेरे हाथ भी कुछ घबराहट के मारे कपकपाने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाले पसीने को पोंछ रही थी, साथ साथ कालीन पर झाड़ू दे रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए, मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़े होना पड़ा। मुझसे कहने लगे इतनी गर्मी है तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो, मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। इनका लहजा इस कदर धीमा था कि मुझे सुनकर हैरत हो रही थी, वरना वो हमेशा गुस्से और सख्त लहजे से बात करते थे। मुझे मुलाजमा की बात याद आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह रही थी कि इन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं जल्दी से पीछे हटी, वो भी कुछ घबरा से गए। फौरन से वो अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना ही भूल गया था। मुझे तो अपने ससुर के किरदार पर शक होने लगा। मैंने जल्दी इनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान ही रही। रात को जब मैं मुलाजमा के साथ अपने कमरे में आई तो वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा राहीला जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे मुलाजमा से बात करनी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने इससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर के बारे में कहती हो मुझे भी वो सच लगने लगा है। फिर मैंने इसे ये भी बता दिया कि रोज मेरे पेट पर एक काली स्याही का निशान होता है। वो सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी, कहने लगी बाजी मुझे तो आपके ससुर पर पहले ही शक था। मुझे तो लगता है कि वो आप पर कुछ अमल भी करता है। हमारे गांव में भी एक ससुर ने अमल करके बहू से शादी कर ली थी। इसका मियाँ भी बाहर रहता था और ससुर ऐसा अमल करता कि बहू को होश न रहती और वो इसके साथ गलत कारी करता। मुलाजमा की बातें तो मेरे रहे सहे ओसान भी खता कर दिए। पहले तो आपका ससुर हर वक्त मुझे देखता रहता था और अब मेरी जब भी इन पर नजर पड़ती है तो वो आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में इसलिए तो बिला वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मेरा जी तो ये सब सुनकर घबराने लगा। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर स्याह निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था रात जरूर मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई अमल भी करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। चंद दिन के बाद ही मेरे ससुर तो मुझ पर चिल्लाने लगे, कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाजा बंद क्यों करती हो, इजाज तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल एतबार नहीं, इसलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज चुरा कर भाग ना जाए। ससुर की किसी बात का मुझे एतबार नहीं था। मैंने रात को इजाज से कह दिया कि मेरे वीजे का जल्द से जल्द
बंदोबस्त करें, मुझे इनके पास जाना है। जो बात मुझे इजाज ने बताई वो सुनकर तो मुझे रोना सा आने लगा। कहने लगा कि अब्बा ने मुझे तुम्हारा वीजा लगाने से सख्ती से मना कर दिया है, कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं सुनकर रोने लगी। मैंने कहा इजाज मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाएं या मुझे अपने पास बुला लें। कहने लगे बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, तो बस 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी आमादा ना थी, लेकिन इजाज अपनी मजबूरियां बताने लगे कि 1 साल के बाद इन्हें अच्छी खासी रकम मिलने वाली है, अगर छोड़कर आ गए तो इन्हें नुकसान हो जाएगा। मुझे अपने ससुर से चिढ़ आने लगी थी, ना जाने वो क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद करती तो वो चीखने लगते। अपने सारे काम मुलाजमा के बजाय वो मेरे जिम्मे लगा चुके थे। जिस तकलीफ से मैं 2-4 थी मैं ही जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझे टोकने लगे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा सा मचा देते कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं और परवाह नहीं, मुझे खाना देख के समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैं इजाज़त से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं इनके रोज रोज की बहस से आजिज आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए मुझसे क्या काम है। मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना चाय सब कुछ वक्त पर देती हूँ, इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है। वो कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे अहमियत नहीं देती। ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर इनके साथ बातें करती। भला मैं इनसे क्या बातें कर सकती थी, इन्हें खुद ही सोचना चाहिए था। ना ही इनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर पर आए। मोहल्ले में भी इनके करख्त मिजाज के चर्चे आम थे, लोग इनसे बात करने से पहले घबराते थे। इस बार मैंने इनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी इजाज़त से शिकायत करनी है, शौक से लगा दे, लेकिन मैं आपके साथ बैठ के बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से बफर गए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले, अपने कमरे में वापस चले गए। मुलाजमा भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी बाजी आपने बिल्कुल ठीक किया है, भला आप कोई बड़े मियाँ की बीवी थोड़ी हैं जो घंटों इनसे बातें करती रहे। मुझे मुलाजमा की बात दुरुस्त ही लगी। भला क्या ताल्लुक था कि मैं इनसे बातें करती। मैंने सोचा अच्छा ही है वो मुझसे नाराज हो गए, कम से कम अब मुझे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ मैं तो मजीद खौफजदा हो गई। सुबह मेरे पेट पर सियाह रंग के निशान लगे थे। मुलाजमा अब तक सोई पड़ी थी। मैंने इसे जगाया तो कहने लगी मेरा सर भारी है, मुझे नींद आए जा रही है, रात भर भी मुझे होश नहीं रही कि कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी मुझे याद आया रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था, बड़े मियाँ ने मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी, कहने लगे ये खा लो ठीक हो जाओगी। लेकिन ना जाने वो खाते ही मुझे होश ही नहीं रहा और मैं ये सोचने लगी कि भला इसने तो गोली खा ली थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे क्यों याद नहीं आता आखिर क्यों मेरे पेट पर ये निशानात होते हैं। अब मैं सोच चुकी थी कि चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को मुलाजमा को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुलाया और खुद छुप गई। मुलाजमा को मैं पहले ही एतमाद में ले चुकी थी, वो मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी। जब रात के 2 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे, जैसे ही वो बेड के करीब हुए मैंने लाइट जला दी। एकदम मेरे ससुर इससे पीछे हट गए, मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। मैं रस्सियों से बंधी हुई थी, मेरे हाथ पीछे को बंधे हुए थे, मुंह रुमाल से बंधा हुआ था। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर बैठे थे, इन्हें भी रस्सियों से बांधा हुआ था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारे जेवरात निकाल रहे थे। वो मुलाजमा इनके साथ खड़ी थी। सारा खेल इसी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी कि वो कब का हर चीज से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा एतमाद जीतना चाहती थी। जानबूझकर वो मेरे ससुर के हवाले से शक में डालती थी। मेरे पेट पर सियाह निशान भी वही लगाती थी और मेरे ससुर को अलग मेरे खिलाफ वर्गलाती थी कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको अहमियत देने को तैयार नहीं, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरे ससुर कुछ वहमी है, इसलिए इनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। चाहती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझते रहें और वो अपना काम कर जाए। जब मैं इसे अपना मंसूबा बताया तो इसने अपने जानने वाले 2 मर्दों को बुला लिया। इसने कोई नींद की गोली नहीं खाई थी। मुझे और मेरे ससुर को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी। रात को इसने मेरे ससुर से कहा कि आपकी बहू मुझे आपकी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलने जाती है, अगर यकीन ना आए तो रात को कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे ससुर रात को जब मेरे कमरे में आए तो बेड से करीब होकर यही देखने लगे कि कौन सो रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज धार चाकू थे। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही मुलाजमा उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों बहू ससुर को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगे। इत्तेफाक ऐसा था कि इसी रात इजाज वापस आ गए। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे घर का मेन गेट खुला था तो वो घबरा से गए। जब दाखिल हुए तो मर्दों की आवाज सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आए हैं। इन्होंने ससुर के कमरे में जाकर पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। मेरे ससुर ने इजाज को वापस बैरून जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कम पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी मुलाजमा को दिन रात घर नहीं रखेंगे। वो घर के मेहदी होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। मेरी शादी को अब 5 साल गुजर गए हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ मुलाजमा के लिए। अगर कभी मेरा शोहर मुझे कह भी दे तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ।